हम इसी कड़ी में आगे देखेंगे उपग्रही दूरसंचार केंद्र अर्थात कृत्रिम उपग्रह की सहायता से देश के अंतर्गत दूरसंचार अर्थात सैटेलाइट कम्युनिकेशन संभव हो। इसके लिए उपग्रह पर संदेश भेजने के लिए तथा उपग्रह से संदेश ग्रहण करने के लिए आवश्यक देशांतर्गत, जो देश के अंतर्गत, जिसे हम कहते हैं डोमेस्टिक, जो देश के अंतर्गत होता है उसे कहा जाता है डोमेस्टिक उपग्रही दूरसंचार भूकेंद्र वर्ष 1967 में अहमदाबाद के निकट जोधपुर टेकरा में खड़ा किया गया। इसके कारण भारतीय वैज्ञानिक और तकनीशीन, जो तकनीकी के लोग थे, उनको भूकेंद्र खड़ा करने एवं उनकी कार्यप्रणाली का देशांतर्गत प्रशिक्षण देना सुलभ हो गया, वह आसान हो गया। और इस प्रकार से वर्ष 1970 में पुणे के पास आरवी में अंतर्देशीय दूर संचार सेवा के लिए सुसज्जित भूकेंद्र खड़ा किया गया। अंतर्देशीय मतलब देश के अंतर्गत होने वाला दूरसंचार सेवा केंद्र वहाँ पर खड़ा किया गया। तो इस तरह से प्रौद्योगिकी को भारत में बढ़ावा मिला और दूरसंचार केंद्र की स्थापना हुई। अब इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे पिन कोड। 15 अगस्त 1972 में भारतीय डाक व तार विभाग ने देश की 6 अंकी पोस्टल इंडेक्स कोड अर्थात पिन कोड पद्धति शुरू की है। आप देखते हो कि जब आप अपना एड्रेस लिखते हो तो आपको पिन कोड पूछा जाता है कि आपका पिन कोड क्या है। तो यह प्रक्रिया जो पिन कोड है यह 15 अगस्त 1972 में स्थापित की गई। डाक वितरण की कार्य क्षमता बढ़ाना इसका उद्देश्य था। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि पिन कोड का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो पिन कोड का प्रमुख उद्देश्य था कार्य वितरण क्षमता को बढ़ावा देना। इस पद्धति में देश को 9 भागों में विभाजित किया गया। तो पिन कोड पद्धति में देश को कितने भागों में विभाजित किया गया? 9 भागों में। प्रमुखतः इसे 9 भागों में बांटा गया। पिन कोड का पहला क्रमांक मुख्य विभाग को दर्शाता है। यहाँ पर पिन कोड होता है जो जिसका पहला क्रमांक जो होता है वह विभाग दर्शाता है, दूसरा क्रमांक उप विभाग दर्शाता है और तीसरा क्रमांक उप विभाग का प्रमुख बांटने वाला जिला। तो शेष 3 क्रमांकों द्वारा बांटने वाले स्थानीय डाकघर का स्थान सुनिश्चित किया जाता है। जैसे महाराष्ट्र के लिए 40, ये हमें उसका जो है क्षेत्र दर्शाता है। ये पहला भाग हो गया कि यहाँ से पिन कोड का पहला भाग जो होता है वह प्रमुख विभाग दर्शाता है कि महाराष्ट्र का है कि पुणे का है कि कौन से भाग का है, यूपी का है कि कहाँ का है। जैसे 40, 41, 42, 43, 44 ये पहले 2 अंक हैं। इसके बाद 1986 में डाक को शीघ्र गति से पहुंचाने के लिए स्पीड पोस्ट की सेवा शुरू की गई। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि डाक सेवा को शीघ्र पहुंचाने के लिए कौन सी सेवा शुरू की गई? तो स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई? 1986 में। इसके बाद हम आगे इसी कड़ी में देखते हैं ISD, इट मीन्स इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायल टेलीफोन सर्विस। ISD कॉल करते हैं, आपको पता है कि बाहर विदेशी से जब फ़ोन पर बात करते हैं तो उसके लिए ISD कॉल होता है। तो वर्ष 1972 में मुंबई में ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विस की स्थापना कर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा की व्यवस्था करने का काम शुरू किया गया। और इसी तरह से वर्ष 1976 में मुंबई तथा लंदन इन 2 शहरों के बीच सीधे दूरध्वनि संपर्क साधने वाली ISD सेवा आरंभ हुई। जैसे जब आप भारत के किसी भी क्षेत्र में फ़ोन करते हो तो STD कॉल होता है और जो बाहर होता है वो इंटरनेशनल होता है, इसलिए उसको ISD कॉल कहते हैं।
इसमें से दूरध्वनि की तरह टेलेक्स, टेलीप्रिंटर, रेडियो, छायाचित्र जैसी सेवाएं भी प्रारंभ हुई। और वर्ष 1986 में विदेश संचार निगम लिमिटेड अर्थात VSNL, अभी देखते हो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं BSNL होता है और ये VSNL है। तो विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इस क्षेत्र में बड़ी छलांग मारी और इससे पूर्व बड़े शहरों की दूर संचार के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। सार्वजनिक कंपनी थी। 1990 के दशक में VSNL ने भारत में इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली प्रमुख कंपनी के रूप में स्थान पा लिया और इस क्षेत्र में सैम पित्रोदा का महत्वपूर्ण योगदान था। तो VSNL में प्रमुख योगदान किसका था? VSNL में प्रमुख योगदान सैम पित्रोदा का था। इसके बाद आया मोबाइल, जिससे कि आप सभी भली भांति परिचित हैं कि 22 अगस्त 1994 को भारत में मोबाइल सेवा आरंभ हुई। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि मोबाइल सेवा का आरंभ भारत में कब हुआ? तो मोबाइल सेवा का आरंभ भारत में 22 अगस्त 1994 को हुआ। उस समय मोबाइल का हैंडसेट 45,000 रुपये का और कॉल दर प्रति मिनट 17 रुपये थी। अर्थात जो मोबाइल आज देखते हो आप 10,000, 12,000, 5,000, 6,000 तक के आ जाते हैं, तो उस समय मोबाइल की कीमत थी 45,000 रुपये और एक फ़ोन का लगता था 17 रुपये। तो वर्ष 1999 में इस क्षेत्र में अनेक निजी कंपनियां आई और इस कारण यह सेवा सस्ती होने लगी। जब यहाँ पर कंपटीशन हो गया, अनेक कंपनियां मोबाइल के लिए आने लगी, तो यहाँ पर कॉल दर भी सस्ती हो गई और मोबाइल का दाम भी सस्ता हो गया। आज देखते हो कि एक घर में कम से कम जितने लोग होते हैं उतनी मोबाइल होती है, किंतु पहले ज़माने में एक मोबाइल हुआ करती थी और उससे पूरा गांव इस्तेमाल किया करता था। इस तरह की कंडीशन थी। आगे हम देखेंगे भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसे कहा जाता है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। वर्ष 2000 में दूर संचार विभाग का पुनर्रचना की गई और नीतिगत निर्णय की जिम्मेदारी दूर संचार विभाग के पास रखते हुए ग्राहकों को प्रत्यक्ष सेवा प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना क्यों की गई? तो भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना यहाँ पर ग्राहकों को प्रत्यक्ष सेवा प्रदान करने के लिए की गई। दूरध्वनि सेवा के साथ सेल्युलर फोन, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड सेवाएं भी उपलब्ध हुई। तो इस तरह से अनेक सुविधाएं जो हैं इसमें उपलब्ध हुई। इसके आगे हम देखेंगे ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC। ये आपने देखा होगा ONGC। तो खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस भंडारों का खोज करना, उनके उत्पादों को बढ़ाने के लिए वर्ष 1956 में खनिज तेल व प्राकृतिक गैस आयोग अर्थात ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना हुई। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि ONGC की स्थापना क्यों हुई या ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना क्यों हुई? तो यहाँ पे उत्तर हमारा बनता है कि खनिज तेल व प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों की खोज करना और उनके उत्पादों को बढ़ाने के लिए किया गया। असम राज्य में दिग्बोई के बाद गुजरात में अंकलेश्वर परिसर में खनिज तेल के भंडार मिले। तो यहाँ पे है प्रश्न बनता है कि असम में खनिज तेल के भंडार कहाँ हैं? तो असम में दिग्बोई स्थान का नाम है जहाँ पर खनिज तेल के भंडार हैं। और उसी तरह से गुजरात में अंकलेश्वर, जोड़िया मिलाओ के लिए भी आ सकता है। असम, दिग्बोई, गुजरात,
अंकलेश्वर। आगे चलकर गुजरात में खंबात अर्थात खंभात की खाड़ी में खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के भंडार मिले। खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अर्थात ओएनजीसी ने वर्ष 1974 में सागर सम्राट इस ड्रिल शिप मतलब सागरी छिद्रण यंत्र द्वारा बॉम्बे हाई परिसर में रूस अनुसंधानकर्ता की सहायता से तेल कुएं की खुदाई आरंभ की। यहाँ वर्ष 1975 में खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस मिलना आरंभ हो गया। तो इस खुदाई का ड्रिल शिप की वजह से यहाँ पर 1975 में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस मिलना आरंभ हुआ। इसके बाद इस क्षेत्र में लगभग 8,500 से भी अधिक तेल कुएं, प्राकृतिक गैस के 33 कुएं खोदे गए और इस कारण भारत में खनिज तेलों के कुल उत्पादन के इस क्षेत्र का हिस्सा लगभग 38% तक पहुंच गया तथा इस देश के खनिज तेलों की कुल आवश्यकता में से 14% आवश्यकता इस क्षेत्र के कारण पूरी होने लगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है खनिज तेल की स्थापना हुई। इसके आगे हम देखेंगे रेल और प्रौद्योगिकी को किस तरह से भारत में बढ़ावा मिला। तो आधुनिक भारत के इतिहास में रेल द्वारा अंगीकार किए गए प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा योगदान है। अर्थात रेल यात्रा की आरक्षण व्यवस्था में कार्यक्षमता, अचूकता, सूत्रबद्धता आई। इस दृष्टि से 1984 में दिल्ली में सबसे पहले संगणकीकृत आरक्षण व्यवस्था प्रारंभ की गई। आज आप देखते हो कि कंप्यूटर से बैठकर ही आप जो है गांव की टिकट निकाल लेते हो अपने लिए। तो यह व्यवस्था जो है 1984 में आरंभ की गई कि कंप्यूटर की सहायता से आसानी से टिकट बुक कराया जा सके। इसी वर्ष कोलकाता में मेट्रो रेल भी शुरू हुई, तो मेट्रो रेल की सुविधा भी आरंभ हुई। इस प्रकार हमने देखा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने लगातार उन्नति की और नए नए शोध कार्य किए, चाहे वह टेलेक्स सेवा हो, चाहे उपग्रही दूरसंचार केंद्र की सेवा हो या पिन कोड की सुविधा हो, आईएसडी हो या मोबाइल की खोज हो या बीएसएनएल द्वारा दी गई सुविधाएं हो या ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन द्वारा ओएनजीसी द्वारा दी गई सुविधाएं हो। तो भारत ने दिन पर दिन प्रगति की। भारत 21वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण देश है। भारत ने प्रौद्योगिकी का उपयोग विश्व में शांति निर्माण करने के लिए ही किया है। भारत 21वीं शताब्दी में अग्रसर होने के उद्देश्य में यह कार्य रहा है। तो इस तरह से भारत ने 21वीं शताब्दी में बहुत सारी तरक्की की, बहुत सारी नई नई सेवाओं की खोज की। भारत द्वारा उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में की गई प्रगति के विषय में अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से भारत ने उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में प्रगति की। एक और हम इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे कि वर्ष 1998 में कोंकण में रेल यात्रा शुरू हुई, जिसमें गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र इन 4 राज्यों में फैले लगभग 760 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर प्रौद्योगिकी ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। इस मार्ग पर कुल 12 सुरंगें हैं। इस मार्ग पर कारबुड़े स्थान का नाम है। तो कारबुड़े में बनी लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है, सबसे बड़ी लंबी सुरंग है। और इस मार्ग में लगभग 179 बड़े और 1819 छोटे पुल हैं। उनमें से होनावर के निकट शरावती नदी पर बना यहाँ पर लगभग 2065 मीटर लंबाई का पुल सबसे बड़ा पुल है। रत्नागिरी के पास पनवल नदी पर
लगभग 64 मीटर ऊंचा 64 मीटर ऊंचा पुल सबसे ऊंचा पुल बना हुआ है। भूस्खलन होने वाले अर्थात जहाँ पर भूमि खिसकती है तो भूस्खलन होने वाले मार्ग पर इंजनों के सेंसर्स बिठाए गए हैं ताकि वहाँ पर उन्हें इसके बारे में पहले से ही ज्ञात हो सके।